द वेस्ट लैंड का अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे जिसका नाम है अ गेम ऑफ चेस। आइए समझते हैं कि इस पोएम में क्या दर्शाया गया है, इसके थीम्स क्या हैं। तो मान लीजिए एक बहुत ही शानदार और अमीर महिला बैठी हुई है। उसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं, जैसे कि जलते हुए मोमबत्ती दान जिसमें खुशबूदार तेल जल रहा है और दीवारों पर पुरानी कहानियों वाली पेंटिंग लगी हुई है। कमरा भी बहुत आलीशान है, जैसे किसी पुराने राजा का महल हो। लेकिन इस सब सुंदरता के बावजूद उस महिला के मन में शांति नहीं है। वह बहुत बेचैन है और कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसे सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। वह अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सोच रही है, जैसे कि रात में गाने वाली बुलबुल जो अब शांत हो गई है। उसे डर लग रहा है, जैसे कोई बुरा सपना देख रही हो। वह अपने बालों को ठीक करती है, जो शायद उसकी घबराहट को और बढ़ा रहा है। फिर अचानक एक आवाज़ आती है, मेरे बाल कब बंधेंगे? अब कब क्या होगा? यह आवाज़ उस महिला की ही है जो अपनी अंदरूनी उलझन और भविष्य की अनिश्चितता के अनिश्चितता के बारे में सोच रही है। उसे समय बीतने का एहसास हो रहा है और वह सोच रही है कि क्या उसके जीवन में कुछ बदलेगा भी, या सब कुछ ऐसे ही खाली और बेचैन करने वाला रहेगा। इसके बाद कविता एक अलग ही माहौल में चली जाती है। अब हम एक पब यानी शराब खाने में पहुंचते हैं, जहां दो औरतें आपस में बात कर रही हैं। एक औरत दूसरी औरत को अपनी मुश्किलों के बारे में बता रही है। उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। उसका पति युद्ध से वापस आया है, लेकिन अब वह उससे प्यार से बात नहीं करता। वह सिर्फ अपनी मर्जी चलाता है और उसे कोई परवाह नहीं कि उसकी पत्नी क्या महसूस करती है। तो पहली औरत बताती है कि कैसे उसने अपने पति को खुश करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सब बेकार रहा। वह पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरी औरत उसे सलाह देती है कि उसे अपने पति को छोड़ देना चाहिए और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। यह बातचीत दिखाती है कि रिश्ते में प्यार और समझ की कितनी कमी हो गई है। तो हम इस कविता की में देखते हैं, कविता की पहली महिला अमीर और शानदार माहौल में रहने के बावजूद अंदर से खाली और दुखी है। यह आधुनिक जीवन की ऊपरी चमक धमक के पीछे छिपी हुई निराशा को दिखाती है। भौतिक सुख सुविधाएं होने के बाद भी लोगों को सुकून और खुशी नहीं मिल रही है। पब में दो औरतों की बातचीत दिखाती है कि रिश्तों में प्यार और समझ कितनी कम हो गई है। पति पत्नी के बीच संवादहीनता है और एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं है। युद्ध के बाद लोगों के दिलों में खालीपन और कठोरता आ गई है, जिससे रिश्ते भी प्रभावित हो रहे हैं। पहली महिला कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसे सही शब्द नहीं मिलते। पब में भी औरतें अपनी तकलीफ़ें तो बता रही हैं, लेकिन क्या उनकी बातों को सच में सुना और समझा जा रहा है? यह सवाल बना रहता है। आधुनिक जीवन में लोग एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ने और संवाद करने में असमर्थ महसूस करते हैं। कविता में पुरानी कहानियों वाली पेंटिंग और बुलबुल के शांत होने का जिक्र अतीत की याद दिलाता है। ऐसा लगता है कि अतीत का बोझ आज के लोगों को आगे बढ़ाने और खुश रहने नहीं दे रहा। पहली महिला अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। अब कब क्या होगा? पब में भी औरतों को अपनी आगे की जिंदगी को लेकर कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिख रही है। आधुनिक जीवन में लोगों को भविष्य धुंधला और अनिश्चित लगता है। संक्षेप में, अ गेम ऑफ चेस कविता आधुनिक समाज की खोखली होती जा रही भावनाओं, रिश्तों में दूरियां, संवाद की कमी और भविष्य की अनिश्चितता को बहुत ही मार्मिक तरीके से दिखाती है।
यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या सिर्फ अकेलेपन में ही जी रहे हैं। तो आइए इस पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। जिस कुर्सी पर वह बैठी थी वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई चमचमाता हुआ शाही सिंहासन हो, जहाँ पर शीशे की चीज़ें रखी थी उस संगमरमर की सतह पर चमक रही थी। वह कुर्सी ऐसे खंभों पर टिकी थी जिन पर फल और पत्तों वाली बेलें बनी हुई थी। उन खंभों में से एक सुनहरी कामदेव यानी प्यार के देवता झांक रहा था, जबकि दूसरा अपने पंख के पीछे अपनी आंखें छिपाए हुए था। यह शायद प्यार की जटिलता और छिपी हुई भावनाओं को दिखा रहा है। 7 शाखाओं वाले मोमबत्ती दान की लो दुगनी लग रही थी और उसकी रोशनी मेज पर ऐसे पड़ रही थी जैसे उसके गहनों की चमक उस रोशनी से मिलकर और भी बढ़ गई थी। रेशमी डिब्बों से ढेर सारे गहने निकले हुए थे। बिना ढक्कन की शीशियों में उसके अजीब और नकली खुशबू वाले परफ्यूम रखे थे। कुछ मरहम जैसे थे, कुछ पाउडर जैसे और कुछ तरल जो देखने में परेशान और मिले हुए लग रहे थे। और उन सब गंधों ने मिलकर माहौल को इतना भर दिया था कि होश खोने जैसा लग रहा था। हवा में चलने से वह गंध और भी फैल रही थी। जो ताज़ी हवा खिड़की से आ रही थी उसमें मिलकर उन मोमबत्तियों की लंबी लपटों का धुआं ऊपर की ओर जा रहा था और वह धुआं छत की नक्काशीदार सतह पर फैल रहा था, जिससे छत के चौकोर खानों वाले डिज़ाइन में हलचल सी दिख रही थी। एक बहुत बड़ा समुद्री लकड़ी का टुकड़ा था जिस पर तांबे का काम किया गया था। वह हरे और नारंगी रंग में जल रहा था और रंगीन पत्थरों से घिरा हुआ था, जिसकी उदास रोशनी में एक नक्काशीदार डॉल्फिन तैरती हुई दिख रही थी। पुराने फायर प्लेस के ऊपर एक तस्वीर लगी थी जो ऐसी लग रही थी जैसे कोई खिड़की हो जो जंगल के दृश्य को दिखा रही हो। उस तस्वीर में फिलोमेल की कहानी थी जिसे एक क्रूर राजा ने बदल दिया था। उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। फिर भी उस तस्वीर में बुलबुल अपनी अटूट आवाज़ से पूरे वीराने को भर रही थी और वह अब भी रो रही थी और दुनिया अब भी उसका पीछा कर रही है, गंदे कानों को जग जग की आवाज़ सुना रही है। यह फिलोमेल की दुखभरी कहानी की ओर इशारा करता है जिसका रेप किया गया था और उसकी जीभ काट दी गई थी, लेकिन फिर भी वह एक बुलबुल के रूप में गाती है। और दीवारों पर समय के अन्य मुरझाए हुए अवशेषों की कहानियाँ थी। घूरती हुई आकृतियाँ थी जो झुकी हुई थी और उस बंद कमरे को शांत कर रही थी। सीढ़ियों पर पैरों की घसीटने की आवाज़ आ रही थी। आग की रोशनी में कंघी के नीचे उसके बाल आग की लपटों की तरफ फैल रहे थे जो शब्दों में चमक रहे थे और फिर अचानक खामोश हो जाते थे। यह शायद उसके अंदर चल रहे विचारों और भावनाओं की अस्थिरता को दिखा रहा है। तो यह पूरा दृश्य बहुत ज़्यादा सजावटी और शानदार है, लेकिन इसमें एक खालीपन और बेचैनी छिपी हुई है। इतनी सारी सुंदर चीज़ें होने के बावजूद शांति और खुशी गायब है। विभिन्न प्रकार की गंधों, चमकती हुई रोशनी और सजावटी चीज़ों का वर्णन इंद्रियों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है, जिससे एक अजीब और बेचैन करने वाला माहौल बनता है। फिलोमेल की दुखद कहानी को बीच में लाना हिंसा, उत्पीड़न और चुप्पी के विषय को उजागर करता है। यह अतीत के दर्द और पीड़ा को वर्तमान के माहौल से जोड़ता है। अंतिम पंक्तियाँ उस महिला के अंदर चल रहे विचार की अस्थिरता और शायद संवाद करने की उसकी सफलता को दर्शाती है।
उसके विचार शब्दों की तरह चमकते हैं लेकिन फिर अचानक शांत हो जाते हैं, जिससे उसकी आंतरिक अशांति का पता चलता है। तो यह पूरा दृश्य एक ऐसी महिला के माहौल का चित्रण करता है जो बाहरी रूप से बहुत समृद्ध और शानदार दिखती है, लेकिन आंतरिक रूप से वह बेचैन, उलझन में और शायद दुखी है। उसके आसपास की हर चीज़ एक बोझिल और शांत माहौल बनाती है। आज रात मेरी नसें बहुत खराब है। हाँ, सच में खराब है। मेरे पास ही रहो। कोई व्यक्ति, शायद वही महिला जो पहले के दृश्य में थी, किसी दूसरे व्यक्ति से कह रही है कि आज उसकी तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही और वह चाहती है कि वह अकेला न रहे। मुझसे कुछ बोलो। तुम कभी क्यों नहीं बोलते? बोलो तो। वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए कह रहा है, क्योंकि शायद उसे अकेलापन महसूस हो रहा है या वह किसी तरह की परेशानी में है जिसे वह साझा करना चाहता है। तुम क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? क्या बात है? मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ सोचो तो। वह व्यक्ति जानना चाहता है कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वह हमेशा चुप रहता है। वह उसे कुछ सोचने और कहने के लिए आग्रह कर रहा है। मुझे लगता है कि हम चूहों की गली में हैं जहां मरे हुए लोगों की हड्डियां खो गई। यह एक बहुत ही निराशाजनक और भयानक जगह की कल्पना है। चूहों की गली शायद एक ऐसी जगह को दर्शाती है जो गंदी, उजाड़ और मौत से भरी हुई है। यह जीवन में निराशा, विनाश और उम्मीद की कमी की भावना को व्यक्त करता है। यह कैसी आवाज़ है? अचानक पहला व्यक्ति दूसरी अजीब सी आवाज़ को सुनकर थोड़ा डर जाता है या चौंक जाता है। दरवाजे के नीचे से आ रही हवा की आवाज़। दूसरा व्यक्ति उस आवाज़ का कारण बताता है। शायद एक ठंडी और अप्रिय हवा जो दरवाजे के नीचे आ रही है। अब यह कैसी आवाज़ है? हवा क्या कर रही है? कुछ नहीं। फिर से कुछ नहीं। करो। पहला व्यक्ति फिर से एक और आवाज़ सुनता है और पूछता है कि हवा क्या कर रही है। दूसरे व्यक्ति का जवाब कुछ नहीं। फिर से कुछ नहीं। एक खालीपन और अर्थहीनता की भावना को और बढ़ाता है। अचानक से करो कहना थोड़ा अजीब और रहस्यमय लगता है, जैसे कोई अनपेक्षित आदेश दिया जा रहा है। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? क्या तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता? क्या तुम्हें याद है? पहला व्यक्ति दूसरे से पूछता है कि क्या उसे किसी बात का एहसास है या क्या उसे कुछ याद आ रहा है। यह उनके बीच की दूरी और समझ की कमी को दिखाता है। कुछ नहीं, मुझे याद है। वह मोतियां थी जो उसकी आंखें थी। वह मोतियां थी जो उसकी आंखें थी। दूसरा व्यक्ति पहले कहता है कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। किसी ऐसे व्यक्ति की आंखें जो मोतियों की तरह सुंदर और शायद कीमती थी। यह एक अजीब और भावनात्मक स्मृति है जो शायद किसी खोए हुए प्यार या महत्वपूर्ण व्यक्ति से जुड़ी हो सकती है। क्या तुम जिंदा हो भी या नहीं? क्या तुम्हें दिमाग में कुछ भी नहीं है? पहला व्यक्ति दूसरे की निष्क्रियता और चुप्पी से निराश होकर पूछता है कि क्या वह सच में मौजूद है और क्या उसके अंदर कोई विचार या भावनाएं हैं। ओ ओ ओ ओ, वह शेक्सपियर जैसा राग। यह कितना शानदार है। अचानक बातचीत एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। शेक्सपियर जैसा राग शायद किसी पुराने और ऊंचे दर्जे के संगीत या कला के रूप को दर्शाता है जिसे दूसरा व्यक्ति बहुत सुंदर और शानदार मानता है। यह शायद दुखद वास्तविकता से ध्यान हटाने या किसी अलग अधिक सुंदर दुनिया में खो जाने की कोशिश है। तो इस पूरे भाग में दो लोगों के बीच बातचीत बहुत मुश्किल और अधूरी लगती है। एक व्यक्ति बात करना चाहता है और जुड़ना चाहता है, जबकि दूसरा या तो चुप रहता है या ऐसे जवाब देता है जो समझ से परे हैं। यह आधुनिक जीवन के लोगों के बीच अलगाव और एक दूसरे को समझने में कठिनाई को दर्शाता है।
पहले व्यक्ति की बेचैनी और भयानक कल्पनाएं चूहों की गली यानी मानसिक पीड़ा और निराशा की भावना को व्यक्त करती है। मोतियों जैसी आंखें आंखों की अचानक याद अतीत की महत्वपूर्ण लेकिन शायद दर्दनाक स्मृतियों की झलक दिखाती है जो वर्तमान को प्रभावित कर रही है। शेक्सपियर जैसे राग की प्रशंसा करना शायद दुखद वास्तविकता से बचने और सुंदरता या कला में सुकून खोजने की इच्छा को दर्शाता है। दूसरे व्यक्ति का बार बार कुछ नहीं कहना जीवन में अर्थ और उद्देश्य की कमी की भावना को उजागर करता है। यह दृश्य एक ऐसे रिश्ते या स्थिति को दिखाता है जहां लोग भावनात्मक रूप से दूर हैं, संवाद करने में असमर्थ हैं और एक निराशाजनक वास्तविकता का सामना कर रहे हैं जिससे वे बचने की कोशिश कर रहे हैं। कितना समझदार। यह पंक्ति थोड़ी व्यंग्यात्मक लग रही है। शायद वक्ता किसी ऐसी स्थिति पर टिप्पणी कर रहा है जिसे वह बुद्धिमान नहीं मानता, या शायद वह खुद की बुद्धि पर सवाल उठा रहा है। अब मैं क्या करूं? यह किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज़ है जो बहुत परेशान और भ्रमित है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। मैं अभी जैसी हूँ वैसी ही भाग जाऊंगी और सड़क पर चलूंगी, अपने बाल खुले रखकर ऐसे ही। यह एक हताश और आवेगपूर्ण विचार है। अपने बाल खुले रखकर सड़क पर भागना सामाजिक नियमों का उल्लंघन है और यह वक्ता की मानसिक अशांति और समाज की परवाह न करने की इच्छा को दर्शाता है। हम कभी क्या करेंगे? यह भविष्य के बारे में गहरी अनिश्चितता और निराशा को व्यक्त करता है। वक्ता को लगता है कि उसके जीवन में कोई उद्देश्य या दिशा नहीं है। 10 बजे गर्म पानी। यह एक बहुत ही साधारण और सांसारिक विवरण है जो अचानक से बीच में आता है। यह शायद दैनिक जीवन की नीरसता और खालीपन को दिखाता है जहाँ छोटी छोटी चीज़ें ही मायने रखती है। और अगर बारिश होती है तो 4 बजे एक बंद गाड़ी। यह भी एक और साधारण योजना है जो मौसम पर निर्भर है। यह भविष्य की अनिश्चितता और जीवन की छोटी छोटी योजनाओं पर निर्भरता को दर्शाता है। और हम शतरंज का खेल खेलेंगे, बिना पलक झपकाए, आंखों से देखते हुए और दरवाजे पर दस्तक का इंतज़ार करते हुए। शतरंज का खेल यहाँ समय बिताने और शायद किसी महत्वपूर्ण घटना या बदलाव का निष्क्रिय रूप से इंतज़ार करने का प्रतीक हो सकता है। बिना पलक झपकाए आंखों से देखना बोरियत, चिंता या किसी अनजानी चीज़ की आशंका को दर्शाता है। दरवाजे पर दस्तक किसी अप्रत्याशित घटना या व्यक्ति के आने का प्रतीक हो सकती है जो उनके जीवन को बदल दे। तो वक्ता को समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए और भविष्य उसके लिए क्या लेकर आएगा। यह आधुनिक जीवन की दिशाहीनता और अनिश्चितता को दर्शाता है। भविष्य के बारे में निराशा, हम कभी क्या करेंगे, और किसी चीज़ के होने का इंतज़ार करने की भावना निष्क्रियता को दर्शाती है। 10 बजे गर्म पानी और 4 बजे एक बंद गाड़ी जैसे असाधारण विवरण जीवन की नीरसता और उत्साह की कमी को उजागर करते हैं। शतरंज का खेल 2 लोगों के बीच हो रहा है, लेकिन बिना पलक झपकाए देखना उसके बीच भावनात्मक दूरी और जुड़ाव की कमी को दर्शाता है। दरवाजे पर दस्तक का इंतज़ार बाहरी दुनिया के किसी संपर्क या बदलाव की इच्छा को भी दर्शाता है। बाल खुले रखकर सड़क पर भागने का विचार वक्ता की हताशा और सामाजिक बंधनों को तोड़ने की इच्छा को दर्शाता है। तो यह भाग एक ऐसे मानसिक और भावनात्मक स्थिति को चित्रित करता है जहां व्यक्ति भ्रमित, निराश और निष्क्रिय महसूस कर रहा है और वह अपने नीरस जीवन में किसी बदलाव या अर्थ की तलाश में है। जब लिल का पति सेना से छुट्टी पाकर घर आया तो मैंने कहा, यहाँ कोई व्यक्ति किसी और को लिल नाम की महिला के बारे में बता रहा है। मैंने सीधे सीधे अपनी बात कही। मैंने उससे खुद कहा। वक्ता ने लिल से बिना घुमा फिराए स्पष्ट रूप से बात की। जल्दी करो कृपया, अब समय हो गया है। यह पंक्ति बार बार आती है और शायद किसी तरह की समय सीमा
दबाव या किसी काम को जल्दी खत्म करने की ज़रूरत को दर्शाती है। यह पब के ग्राहकों को आखिरी ऑर्डर के लिए कहने का तरीका भी हो सकता है। अब एल्बर्ट वापस आ रहा है, थोड़ा ठीक ठाक बनो। वह जानना चाहेगा कि तुमने उस पैसे का क्या किया जो उसने तुम्हें दिया था। एल्बर्ट लिल का पति है जो सेना से लौट रहा है। वक्ता लिल को सलाह दे रहा है कि वह थोड़ा सजे धजे ताकि एल्बर्ट को अच्छा लगे और वह उस पैसे के बारे में पूछेगा जो उसने उसे दिया था। अपने लिए कुछ दांत लगवाने के लिए उसने दिए थे, मैं वहीं थी। एल्बर्ट ने लिल को पैसे दिए थे ताकि वह अपने लिए नकली दांत लगवा सके। वक्ता इस बात की गवाह है। तो तुम अपने सारे दांत निकलवा दो लिल और एक अच्छा सेट लगवाओ। वक्ता लिल को सलाह दे रहा है कि वह अपने बचे हुए दांत भी निकलवा दे और एक नया अच्छा सेट लगवाए। उसने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं तुम्हें देख नहीं सकता। एल्बर्ट ने दिल से कहा था कि वह उसे इस हालत में देख नहीं सकता, शायद उसके खराब दांत की वजह से। तो और अब मैं भी नहीं सह सकती, मैंने कहा। और बेचारे एल्बर्ट के बारे में सोचो, वह 4 साल सेना में रहा है, वह अच्छा समय चाहता है और अगर तुम उसे वह नहीं दोगी तो दूसरी औरतें देंगी, मैंने कहा। वक्ता लिल पर दबाव डाल रहा है कि वह एल्बर्ट के साथ अच्छा व्यवहार करे, खासकर जब वह इतने सालों बाद घर लौट रहा है। वह उसे चेतावनी भी दे रही है कि अगर लिल ऐसा नहीं करेगी तो एल्बर्ट किसी और की तरफ आकर्षित हो जाएगा। ओह, क्या वहाँ है, उसने कहा। कुछ ऐसा ही, मैंने कहा। तो मुझे पता चल जाएगा कि किसे धन्यवाद देना है, उसने कहा और मुझे सीधी नज़रों से देखा। लिल थोड़ी व्यंग्यात्मक रूप से पूछती है कि क्या सच में दूसरी औरतें हैं? वक्ता हाँ में जवाब देता है। लिल कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो उसे पता चल जाएगा कि किसे धन्यवाद देना है और वह वक्ता को सीधी नज़र से देखती है, शायद थोड़ा गुस्से और चुनौती के भाव से। जल्दी करो कृपया, अब समय हो गया है। फिर से समय की कमी या दबाव की भावना आती है। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है कि तुम इससे आगे बढ़ सकती हो, मैंने कहा। अगर तुम नहीं कर सकती तो दूसरी औरतें चुन सकती हैं, लेकिन अगर एल्बर्ट चला गया तो वह इसलिए नहीं होगा कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। वक्ता लिल को चेतावनी दे रहा है कि अगर वह एल्बर्ट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी तो वह उसे छोड़ सकता है और वक्ता ने उसे पहले ही इस बारे में बता दिया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैंने कहा। इसका बूढ़ा दिखने इसके इतना बूढ़ा दिखने पर, और वह सिर्फ 31 साल की है। वक्ता लिल को उसकी उम्र के लिए शर्मिंदा कर रहा है। वह इतनी कम उम्र में ही बूढ़ी दिखने लगी है, शायद अपने स्वास्थ्य या देखभाल की कमी के कारण। मैं कुछ नहीं कर सकती, उसने उदास चेहरा बनाते हुए कहा। यह उन गोलियों की वजह से है जो मैंने ली थी इसे गिराने के लिए, उसने कहा। उसके पहले ही 5 गर्भपात हो चुके हैं और वह युवा जॉर्ज के जन्म के समय लगभग मर गई थी। लिल अपनी बुरी हालत का कारण उन गोलियों को बताती है जो उसने गर्भपात के लिए ली थी। कोष्ठक में दी गई जानकारी से पता चलता है कि उसने पहले भी कई गर्भपात करवाए हैं और एक बच्चे के जन्म के समय उसकी जान पर बन आई थी। यह उसके शारीरिक और भावनात्मक दर्द को दिखाता है। केमिस्ट ने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं अभी वैसी नहीं रही। लिल बताती है कि गर्भपात के बाद से उसकी सेहत कभी ठीक नहीं रही। तुम सच में मूर्ख हो, मैंने कहा। वक्ता लिल के फैसलों पर अपनी नाराज़गी व्यक्त करता है, शायद गर्भपात करवाने के लिए। खैर, अगर एल्बर्ट तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा तो यही है, मैंने कहा। तुम शादी क्यों करती हो अगर तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए? तो जल्दी करो कृपया, अब समय हो गया है। वक्ता लिल से कहता है कि अगर एल्बर्ट उसे परेशान करता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, खासकर अगर वह बच्चे नहीं चाहती थी। फिर से समय की कमी की भावना। खैर, उस रविवार जब एल्बर्ट घर आया तो उन्होंने गरम हैम खाया और उन्होंने मुझे भी रात के खाने पर बुलाया। उसकी सुंदरता को गरम, यह दृश्य
यह दृश्य थोड़ा अलग है, जहां एल्बर्ट घर वापस आ गया है और वे साथ में खाना खा रहे हैं। वक्ता भी बुलाया गया है। आखिरी शब्द अधूरा है, शायद खाने की गर्मी या सुंदरता पर जोर देने के लिए। तो यहाँ यह भाग लिल और एल्बर्ट के मुश्किल वैवाहिक जीवन को दिखाता है, जिसमें शारीरिक आकर्षण की कमी, पैसे की समस्या और बच्चे को लेकर अलग अलग राय है। लिल के गर्भपात और उसके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों का उल्लेख किया गया है। यह उस समय के समाज में महिलाओं के लिए प्रजनन समस्या से जुड़े मुश्किल फैसलों को दर्शाती है। वक्ता लगातार लिल पर दबाव डाल रहा है कि वह एल्बर्ट को खुश रखे और उसे उसकी दिखावट के लिए शर्मिंदा कर रहा है। यह समाज के कठोर रवैये को दिखाता है कि हरी अप या फिर प्लीज़ इट्स टाइम की जो पुनरावृत्ति है, जीवन में दबाव और किसी अंतिम समय सीमा की भावना को दर्शाती है। यह शायद पब के बंद होने का समय भी हो सकता है, जो बातचीत के अंत का प्रतीक है। यह भाग जीवन की मुश्किल और अप्रिय सच्चाइयों को दिखाता है, जिसमें खराब स्वास्थ्य, वैवाहिक समस्याएं और सामाजिक दबाव शामिल है। यह दृश्य एक जटिल और दुखद कहानी कहता है, जिसमें व्यक्तिगत संघर्ष, सामाजिक अपेक्षाएं और समय के दबाव एक साथ जुड़े हुए हैं।